Hello students, now today we will start class 12th biology chapter 11 biotechnology principles and processes. So बच्चों ये अपन ने सेकेंड टर्म के चैप्टर से स्टार्ट कर दिए हैं बिकॉज सेकेंड टर्म में अपने को टाइम भी थोड़ा सा कम मिलेगा. फर्स्ट टर्म का अपना सिलेबस बहुत पहले कंप्लीट अपन कर चुके हैं. जो करंट ईयर के लिए अपने जो डिवाइडेशन हुआ है ना फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म का. ओके, नाउ बायोटेक्नोलॉजी सबसे फर्स्ट अपन वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन को यहाँ पर देखेंगे. बच्चों जब भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को एंड डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी हैं उनको को रिलेट करते हैं, इट इज़ कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी. नाउ हाउ विल रिलेट, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बियर बनाना चाहते हैं, ठीक है ना. तो बियर बनाने के लिए तो उसके लिए हमें किसकी नीड होगी, यहाँ पर ईस्ट की नीड होगी, है ना, बियर के लिए, क्योंकि उसमें हमें फर्मेंटेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना. तो व्हाट इज़ द ईस्ट? सो इट इज़ अ फंगस, यूनिसेलुलर फंगस. स्पेशली ये आप लोग रिमेंबर रखना, यूनिसेलुलर फंगस, बिकॉज नॉट हैव हाइफी या मीन्स नॉट फिलामेंटस, मतलब जो फिलामेंटस नहीं होते ऐसे ईस्ट का अपन यहाँ पर यूज़ करते हैं. एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, सार्कोमाइसिस सर्विसी, है ना. सार्कोमाइसिस सर्विसी का जो एग्जांपल अपन यहाँ पर ले रहे हैं, इसका यूज़ हम बियर बनाने के लिए यहाँ पर करते हैं. तो इस फंगस में की जो एक्टिविटी के लिए सम एप्रोप्रिएट कंडीशन की नीड भी होगी अपने को, मतलब फेवरेबल कंडीशंस की नीड होगी. एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, एनारोबिक कंडीशन में भी ईस्ट शुगर को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है. एज अ रिजल्ट इथेनॉल प्लस CO2 को ये यहाँ पर फॉर्म करता है. किस किस को करता है बच्चों? इथेनॉल प्लस CO2. ये अपन 11th में भी इसको स्टडी कर चुके हैं, ठीक है ना, एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन के रिस्पेक्ट में. नाउ यू शुड रिमेन, कहना चाहिए अपने को कि सॉरी, यू शुड रिमेंबर फेवरेबल कंडीशंस मिलती है जहाँ पर, मीन्स टेम्परेचर, जो जितना भी उसको टेम्परेचर रिक्वायर्ड है O2 की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेस पर करना चाह रहा है, किस टाइप का फंगस है, pH लेवल कितना है, एवरीथिंग का ध्यान हमें बहुत अच्छे से वहाँ पर रखना पड़ेगा, तभी प्रॉपर फॉर्म में वहाँ पर फर्मेंटेशन होगा और जो बियर है वो फॉर्म होगी. जैसे फ्रूट्स में हम ग्रेप्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं, में जो शुगर है ईस्ट से क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है. एज अ रिजल्ट बन गई बियर जो हम बनाना चाहते थे. इन अदर वर्ड्स, जब भी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड टेक्नोलॉजी को इनसे रिलेट करते हैं, इसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, फॉर एग्जांपल माइक्रोब्स को ले सकते हैं, है ना, करेक्ट. अब इनको कनेक्ट करते हैं या फिर इंटीग्रेट करते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ, बिकॉज ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो भी नीडफुल हैं, बेनिफिशियल हैं, इन्हें वी कैन ऑब्टेन इजीली. नाउ बायोटेक्नोलॉजी में वी विल डील अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर एसोसिएटेड, कहना चाहिए अपने को, विद टेक्निक्स टू ऑब्टेन डिज़ायरेबल प्रोडक्ट. मतलब जिस प्रोडक्ट की अपने को डिज़ायर है, हम उस प्रोडक्ट के लिए ये जो टेक्नोलॉजी है उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कनेक्ट करके वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना. प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए, फॉर एग्जांपल किसी भी पर्सन को यदि डायबिटीज़ है तो उसके ब्लड में शुगर लेवल कैसा होगा, इंक्रीज होगा. इसको कंट्रोल करने के लिए किसकी नीड होती है, इतना तो अब हम समझ ही चुके हैं ना, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इंसुलिन हार्मोन की ज़रूरत होती है वहाँ पर, विच इज सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज. ये शायद मुझे इतना नीड नहीं है बताने की, बट फिर भी अपन ने यहाँ पर इसको एक बार रिमेंबर कर लिया. जब भी किसी पेशेंट में ये लेवल इंक्रीज हुआ शुगर का, इट मीन्स इंसुलिन का लेवल वहाँ पर कम हो गया है ना, बॉडी में. तो इसका रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीजन्स ऑफ दिस? सो बच्चों रीज़न कुछ भी हो सकता है, 2-3 रीजन्स हो सकते हैं. किसी भी जेनेटिक ऑर्डर्स की वजह से भी, डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है, या किसी अदर चेंजेस आने की वजह से भी पैंक्रियाज इंसुलिन को प्रॉपर नहीं सिक्रीट कर पाता. तो क्या होता है,
आर्टिफिशियली किसी भी कैटल वगैरह से, पहले ये होता था, मतलब कैटल वगैरह से इंसुलिन लेकर इंट्रोड्यूस करा देते थे उस पेशेंट के अंदर, बट आफ्टर सम टाइम सम एलर्जिक रिएक्शंस यहाँ पर दिखने लग गए भाई इनके। तो क्या हुआ बच्चों, इसलिए अब एक न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे हैं विच इज़ कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये किस में आती है, बायोटेक्नोलॉजी में, इसीलिए अपन ये चैप्टर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब आगे वी विल सी दैट बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम किन किन डिजायरेबल चीज़ों को ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे अभी अभी अपन ने इंसुलिन का एग्जांपल लिया ना, हार्मोन का। आफ्टर दैट इसके जेनेटिक डिसऑर्डर को करेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा अभी कोई भी जेनेटिक डिजीज़ है या डिसऑर्डर किसी पेशेंट में है तो अपन बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू उनको भी करेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम किसी प्लांट को डिजीज़ रेजिस्टेंट कराना चाहते हैं तो भी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हम जो ऑब्टेन करना चाहते हैं यहाँ पर, दीज ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मीन्स बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ऑब्टेन करके अपन उसको अपडेट भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर एक नाम मैं लूँगी EFB। ये क्या है, अब आप कहेंगे मैम, तो EFB एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन किया था। सो EFB का जो कहना चाहिए एक्सपेंडेड जो फॉर्म है वो है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, नाउ इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की एक डेफिनेशन भी दी थी। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, पार्ट्स, कहना चाहिए देयर ऑफ मॉलिक्यूलर एंड सर्विसेज को ऑब्टेन करना अपन चाहते हैं। तो हमने किसी भी माइक्रोब्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी भी मॉलिक्यूलर एनालॉग या मीन्स डीएनए या आरएनए को इंटीग्रेट किया है। सो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, या अपन एप्लीकेशंस के फॉर्म में भी इसको पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी में मोस्टली 2 एप्लीकेशंस का या जो है अपन कहें प्रिंसिपल्स का ज़्यादा डिस्कशन अपन देखते हैं यहाँ पर, या अपने को हर जगह ये अपने को देखने को रेफरेंस बुक में भी देखने को मिल जाएंगे और अपनी NCERT में तो मेंशन है ही। फर्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग और सेकंड है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ये जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है ना, ये यहाँ पर न्यू ऐड हुआ है। पहले क्या है, जो NCERT में था वो केमिकल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग में हम इसको स्टडी किया करते थे, जो पुराना एडिशन था उसमें। न्यू एडिशन जो अब आए हैं 1 और 2 ईयर्स में, इसमें इसका नेम आ गया है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ओके, नाउ वी विल टेक वेरी फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग में अपन क्या करते हैं ये देखेंगे इसमें, क्योंकि अपन यहाँ बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे कि किन प्रिंसिपल्स के बेस पर काम करती है। सो किसी ऑर्गेनिजम्स के डीएनए, आरएनए या जीन को, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं ना, तो हम जेनेटिक मटेरियल को यूज़ करेंगे इसमें बाय मैनिपुलेशन, ऑल्टर करना है अपने को, ठीक है। जब ऑल्टर करते हैं फिर होस्ट में अपन इसको एंटर करवा देते हैं, ठीक है ना। अभी अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे पूरा प्रोसेस कैसे करवाते हैं। कहना इजी लग रहा है अपने को ये सब, है ना। तो बच्चों क्या होगा, जो चेंजेज हमने डीएनए और आरएनए में किए हैं वो चेंजेज होस्ट के फिनोटाइप को चेंज कर देंगे। क्यों कर देंगे, अब जनरल सी बात है, हम किसी अदर ऑर्गेनिज्म का या फॉरेजन डीएनए या आरएनए को या जीन को जब किसी अदर होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो उस डीएनए पर जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जिस होस्ट के अंदर वो जा रही है वो उस होस्ट के अंदर भी तो चेंजेस करेगी ना। तो क्या होगा, उसके फिनोटाइप में चेंजेस कर देंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी भी फॉरेजन डीएनए को इंट्रोड्यूस कराया है किसी भी होस्ट की बॉडी में, इट मीन्स वो डीएनए जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है होस्ट की बॉडी में, उस चीज़ में चेंजेस आ जाएंगे,
ठीक है ना, वो होस्ट के डीएनए में चली गई और जो चीज़ होस्ट में प्रोड्यूस भी हो गई, इसी वजह से उसका फिनोटाइप भी वहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक है ना, ऑल्टर डीएनए या आरएनए देन इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल, इट लीड्स टू द फिनोटाइपिक चेंजेस। ओके, तो ये तो अपना हुआ क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब अपन देखेंगे बायो प्रोसेस। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है, इफ हम किसी भी प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पर, है ना, ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, मतलब हमने कोई इंडस्ट्री वगैरह डाल ली बियर वगैरह की समझ लीजिए, तो हम लार्ज स्केल पर ऑब्टेन करना चाह रहे हैं उसको, तो लार्ज वेसल्स का होना कंपलसरी है वहाँ पर एक तो, और लार्ज कंटेनर्स का भी होना कंपलसरी है, क्योंकि हम लार्ज स्केल पर ऑब्टेन करना चाह रहे हैं उस डिजायरेबल प्रोडक्ट को। एंड दिस कंटेनर में उसी डिजायरेबल प्रोडक्ट को रखेंगे जो हमारे प्रोडक्ट का फंक्शन करेंगे। इफ़ हम पेयर बनाना चाहते हैं तो एज आई टोल्ड यू, 1 ईस्ट का नेम मैंने आपको स्टार्टिंग में लिया था, सार्कोमाइसिस सर्विसी, जो फर्मेंटेशन कराती है। और एक कंटेनर में कहना चाहिए अपन इस मान लीजिए कि एक रॉ मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है। अब रॉ मटेरियल रखा हुआ है तो रॉ मटेरियल में को प्रोडक्ट में ये कौन कन्वर्ट करेगा, तो बियर बनाने के लिए ईस्ट जो सार्कोमाइसिस सर्विसी है इसे कन्वर्ट करेगा। ये एक ऐसा ईस्ट है जो ब्रेड बियर इन सब के बनाने में या फॉर्मेशन में जो है कंपलसरी है या हेल्प करता है या रिस्पॉन्सिबल है, कुछ भी कह सकते हैं। तो इफ़ हम कंटेनर में इस फंगस के साथ एक बैक्टीरिया भी डाल दें, डाल सकते हैं ना, हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, डाल देंगे तो क्या होगा, जब अपन ने उसमें ईस्ट भी पहले से है, वो जो अपन ने यहाँ पर रॉ मटेरियल लिया है वो भी उसमें पहले से उस कंटेनर में, अब अपन ने बैक्टीरिया को और उसमें डाल दिया, तो ये बैक्टीरिया कहीं ना कहीं तो इस एक्टिविटी में इंटरफेयर करेगा। मीन्स इफ़ आप किसी भी डिजायरेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करना चाहते हैं हम, तो प्रोडक्ट को फॉर्म करने वाले माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप उस डिजायरेबल कंटेनर में ग्रो करवाएंगे, ठीक है ना। सो बायो प्रोसेसेस इंजीनियरिंग में हम स्टडी करते हैं कि जो कंटेमिनेशन फ्री एनवायरनमेंट ही रखना चाहिए और उस सब्सटेंस को जिससे हम अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। सो बायोटेक्नोलॉजी में वी विल बी स्टडी डीएनए आरएनए को कैसे कट करते हैं, देन होस्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे। अब अपन यदि प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी में ही जाते हैं, पहले अपन स्टडी कर चुके हैं और नहीं किए तो अपन बात कर लेंगे उसकी भी। टेक्नोलॉजी में भी अपन ने स्टडी किया हुआ है प्लांट ब्रीडिंग में कि हमने अपने डिजायरेबल प्लांट को ऑब्टेन करना चाहते हैं, जैसा हमें प्लांट चाहिए उसकी सेल्फिंग कराते हैं। अपन ने मेंडल्स लॉ में पढ़े हैं ना, सेल्फिंग कराते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो बोथ प्लांट के जो फीचर्स हैं उसमें आ जाते हैं जो हमें चाहिए। बट अलोंग विद दिस सम कैरेक्टर्स ऐसे भी आ जाएंगे जिनकी नीड हमें थी नहीं, हमें तो सिर्फ वो कैरेक्टर्स चाहिए थे जिनको हम अपने न्यू प्लांट में चाहते थे, बट वहाँ तो ऐसी कोई क्रॉसिंग में तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अपन ने यूज़ ही नहीं की कि वो कैरेक्टर नहीं आएंगे, ठीक है ना। विच वर नॉट रिक्वायर्ड, ऐसे कैरेक्टर भी आ गए। बट इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया जाए, इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हम एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड आर टेक्नोलॉजी, या सॉरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको अपन शॉर्ट में ऐसे आर लिख देते हैं। आर डीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इफ़ यू रिमेंबर दैट चैप्टर 6 में वी हैव डिस्कस अबाउट रिकॉम्बिनेशन, अपन ने डिस्कस किया था ना। व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन, जब भी नॉन पेरेंटल डीएनए की फॉर्मेशन होती है दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। जैसे ये कोई डीएनए है यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक डीएनए ले लिया, ओके। नाउ अब अपने पास कोई दूसरा फॉरेजन डीएनए भी है, ठीक है भाई, ये अपना यहाँ पर फॉरेजन डीएनए आ गया।
नेक्स्ट, अब जो कहना चाहिए, इस डिजायरेबल डीएनए को कट करके जो है इसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे। किसमें? इसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो इसको कट कर दिया समझ लीजिए मैंने यहाँ से, और इसको यहाँ से कट करवा कर और इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो क्या होगा उसमें इंट्रोड्यूस कराने से? तो अब पहले वाला डीएनए नहीं रहा, ये इससे आकर जुड़ गया ना, तो ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, तो अपने को इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें दिख जाएगा, है ना। क्यों? अदर डीएनए का अपन ने इसमें सीक्वेंस जोड़ दिया, तो अब ये पहले वाला डीएनए नहीं गया, अब ये न्यू डीएनए बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो यही होती है जो न्यू डीएनए बन चुका है, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बट ये इतना इजी नहीं है जो मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ से कट किया, यहाँ जोड़ दिया। इसको भी अपने को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना पड़ेगा, और इसके लिए भी हमें बहुत सारे टूल्स की नीड होगी, जो एक इसको कट करेगा, एक इसको कनेक्ट करेगा मतलब जोड़ेगा, एक इसको इंट्रोड्यूस होने में हेल्प करेगा। ऐसे डिफरेंट टूल्स की अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो उनको अपन क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन टूल्स या टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो इसके लिए नीड है। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं बच्चों, ORI, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, या मॉलिक्यूलर सीजर भी अपन जिसको कहते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं ORI। ORI मीन्स, ये लिखा हुआ है ना, आपको दिख रहा होगा, ORI, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है ना। सो वी नो दैट डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। हमें बहुत अच्छे से मालूम चल चुका है सेकंड यूनिट तक पढ़कर कि डीएनए एक कैसा है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, नेगेटिवली चार्ज्ड है मॉलिक्यूल है, बिकॉज इसके पास फॉस्फेट ग्रुप है, एंड हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, मीन्स वाटर लविंग है। ये हाइड्रोफिलिक मीन्स क्या होता है? वाटर लविंग होता है। हियर 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने आपके साथ अभी डीएनए के डिस्कस किए हैं। कौन कौन से किए अपन ने? एक तो नेगेटिवली चार्ज है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और थर्ड इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है क्या? डीएनए। और वी कैन से या फिर अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि ये डीएनए के 3 इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, जो हर जगह अपने को इनका वहाँ पर रिमेंबर रखना पड़ेगा जब भी अपन किसी भी डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। नाउ वी नो दैट डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, हमें मालूम है बहुत अच्छे से। और अब मुझे आई थिंक ज़्यादा बताने की ज़रूरत, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स हर डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। और डीएनए, इतना लॉन्ग डीएनए के साथ हम कैसे जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे? अपन ने उसमें पढ़ा था ना चैप्टर 6 में कि अप्रॉक्स 2 मीटर लॉन्ग होता है डीएनए। सो इतने लॉन्ग डीएनए के साथ जो है एक्सपेरिमेंट करना, इट इज़ नॉट इजी। सो डीएनए को पहले अपन कट करेंगे। अभी मैंने बात की थी ना आपसे कि कट करेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे। किसके साथ कट करेंगे? कौन इसको हेल्प करेगा कट करने में? तो इसके लिए अपने पास क्या है? ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या मॉलिक्यूलर सीजर भी अपन जिसको कहते हैं, इसकी हेल्प से अपन इसको यहाँ पर कट करेंगे। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? ये एक टाइप का मॉलिक्यूलर सीजर है। इनका फंक्शन है डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट से रीड करना, और रीड करने के बाद उसको कट करना। रीड करने के लिए क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक जो साइट है उसकी, या एक सीक्वेंस है स्पेसिफिक डीएनए का, जो मैंने सीक्वेंस आपको यहाँ पर बताया है, हर कहीं से कट नहीं करेगा, उस सीक्वेंस पर जाकर ही उस पर कट लगाएगा, जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस उस डीएनए पर प्रेजेंट है। कौन लगाएगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये भी डिफरेंट टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, है ना। हियर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज ऑफ 2 टाइप। 2 टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को अपन डिस्कस करेंगे। कौन कौन से हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? एंडोन्यूक्लिएज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड एक्सोन्यूक्लिएज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड एक्सोन्यूक्लिएज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये 2 टाइप्स के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने पास यहाँ पर हैं।
सो एंडोन्यूक्लियस मीन्स डीएनए के इनसाइड से ये कट करता है, मतलब कोई भी डीएनए है अपने पास ये उसके अंदर से ये कट करता है उसको। और एक्सोन्यूक्लियोसाइड मीन्स जो डीएनए का एंड होता है उस एंड से उस डीएनए को ये कट करता है, बीच में से अंदर साइड से कट नहीं करता। इसलिए अपने को नेम से ही दोनों के फंक्शन जो है क्लियर हो रहे हैं। एंडोन्यूक्लियस मीन्स जो डीएनए के इनसाइड में कट करता है, एक्सोन्यूक्लियस मीन्स जो डीएनए के एंड को कट करता है। बच्चों ये 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, बट फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था वो कौन सा था? सेकंड 2 ये जो था ये फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था जो कि एंडोन्यूक्लियस था, ठीक है ना। अब ये 6 न्यूक्लिएट के कहना चाहिए अपने को न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को रीड करता है और पहले देन डीएनए के इनसाइड में कट लगाएगा क्योंकि एंडोन्यूक्लियस है। तो बच्चों इन 6 कहना चाहिए अपने को न्यूक्लियोटाइड से क्या मतलब है, यहाँ पर क्या मीनिंग है? जो हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्ड सुन रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये स्पेसिफिक प्लेस के लिए उसकी लिमिट भी है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये कहीं से भी कट लगा देगा। सो इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को किन बैक्टीरिया से अपन ऑब्टेन करते हैं? सबसे पहले तो बैक्टीरिया के किस स्ट्रेन से ऑब्टेन किया जा रहा है? सो इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यहाँ पर एक साइंटिफिक नेम क्या था, है ना। इस तरह से किस नंबर पर कौन सा एंजाइम डिस्कवर हुआ, इस तरह से हम इनका क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर इन्हीं पॉइंट के बेस पर अपन इनका करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल आपको लेती हूँ नोमेनक्लेचर के लिए। मैंने लिया फॉर एग्जांपल EcoR1, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इसका नोमेनक्लेचर अपन ने कैसे किया? सो बच्चों EcoR1 क्या है? ये अपन ने कहाँ से लिया? अपन बार बार चैप्टर 5 से ही स्टडी कर रहे हैं। एक बैक्टीरिया कोलाई पढ़ रहे हैं ना, कोलाई। ये कोलाई बैक्टीरिया मतलब एस्चीरिया कोलाई का अपन ने स्पीसीज एस्चीरिया है, तो एस्चीरिया कोलाई का अपन ने यहाँ पर स्पीसीज का कैपिटल ले लिया, ठीक है। शॉर्ट में अपन जिसको कोलाई बैक्टीरिया बोलते हैं ना, तो इससे अपन ने इसको आइसोलेट किया है। एस्चीरिया का जीनस है, सॉरी मैंने स्पीसीज बोल दिया था, जीनस है, इसको अपन ने यहाँ पर कैपिटल लिया है। जो CO है यहाँ पर ये अपन ने स्मॉल लिया है, तो क्यों लिया है स्मॉल अपन ने? ये स्पीसीज है इसकी कोलाई, तो कोलाई का CO अपन ने यहाँ पर स्मॉल में ले लिया है। ओके नाउ अब ये क्या है? R। अभी मैंने कहा था ना कि बैक्टीरिया के किस स्ट्रेन से अपन ने इसको ऑब्टेन किया है ना, तो R लिखा है, इट मीन्स रफ स्ट्रेन से अपन ने इसको ऑब्टेन किया है। जो बैक्टीरिया का स्ट्रेन है वो रफ टाइप का है, जिस बैक्टीरिया से अपन ने इसको ऑब्टेन किया था। ओके और फर्स्ट दिया है मीन्स ये ऑर्डर फर्स्ट है, मतलब ये सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हुई थी, इसीलिए अपन ने EcoR1 यहाँ पर इसको लिखा है। सो नोमेनक्लेचर इन्हीं पॉइंट्स पर डिपेंड करता है बच्चों, है ना। टिल नाउ अभी तक 900 जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हो चुके हैं, है ना, या हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। सो ये क्लियर है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए की एक स्पेसिफिक साइट पर ही कट लगाते हैं। द सीक्वेंस वेयर अ रेस्ट्रिक्शन कहना चाहिए एंजाइम मेक्स अ कट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन साइट और रिकॉग्निशन सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सीक्वेंस यहाँ लिखती हूँ आपको, देखिए GAATTC। अब ये अपने को पता है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है, तो मैंने यहाँ पर ये 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड के डायरेक्शन में इसको लिखा है। अब यहाँ पर दूसरा कैसा आएगा? 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड, तो इसका अपोजिट हो जाएगा G का CTTAAC, G आएगा इधर, ठीक है ना। नो इसको अपने को ऐसे ही रहने देते हैं,
जिससे सीक्वेंस सही आएगा। अब ये अपने पास साइट है, ठीक है ना। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, डीएनए पर जो ये सीक्वेंस अपने को दिख रहा है ना यहाँ पर, तो इसका डीएनए के स्टैंड पर कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होते हैं, तो अपन रीड करते हैं 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की साइड में। तो यदि अपन इस डायरेक्शन में होते हैं तो अपने को देखो ये यहाँ से यहाँ कट लगा देता है, इसको लगा दिया कट। कहाँ से कहाँ तक लगाएगा, पूरा कट इसको इस नीचे तक इसको लगा देगा, ठीक है। ये तो अपना इसमें हो गया, ठीक है। अब 5 to 3 के डायरेक्शन में होगा, राइट। इफ मैं और इजी आपको शो करूं तो फर्स्ट स्टैंड में तो 5 to 3 के डायरेक्शन में अपन ने इसको रीड कर लिया, और सेकंड स्टैंड में अपन ने भी 5 to 3 के डायरेक्शन में इसको रीड किया। तो बच्चों अब आप खुद इसको रीड करके देखेंगे ना, तो दोनों का सेम ही आएगा। यहाँ से अपन कर रहे हैं GAATTG है ना, और यदि अपन यहाँ से करते हैं तो भी वही आएगा ना। इसीलिए ये इस तरह का सीक्वेंस यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल आप देखोगे ना, दोनों का सेम ही आएगा। यहाँ से करेंगे तो भी अपने को यही आ रहा है, और यहाँ से कर रहे हैं तो भी अपने को यही आ रहा है। डायरेक्शन वही है, डायरेक्शन चेंज हो गया है। 5 to 3 के में अपन ने यहाँ से यहाँ किया था, और यहाँ 5 to 3 ऐसा आ रहा है, लेकिन किया अपन ने 5 to 3 प्राइम एंड के डायरेक्शन में ही है, ठीक है ना, और तो भी सेम आ रहा है। इस टाइप के सीक्वेंस को अपन क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इट इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इसका एक एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में मलयालम दिया हुआ है ना। देखो उसको अपन दोनों साइड से यदि रीड करते हैं ना तो एक जैसे ही दिखता है, MAL/A मलयालम LAM। अब इसको आप रीड करो तो इधर से पढ़ोगे तो भी MAL/ALAM, इधर से पढ़ोगे तो MAL/ALAM मलयालम, है ना। दोनों में मलयालम ही आएगा, और दोनों साइड से अपन पढ़ रहे हैं बोथ साइड से, तो इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो भी सीक्वेंस इसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम आएगा, और सीक्वेंस भी बोथ साइड से रीड करने पर सेम आएगा। इस तरह के जो है, और जिनकी ओरिएंटेशन सेम होती है, जिन सीक्वेंस की सेम ही प्रोनाउंशिएट करते हैं, सेम रीड किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ओके, नाउ ये अपना एनसीईआरटी का बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको ऑलवेज लर्न करना है। ये आपसे जो है 1 मार्क या 1 वर्ड के क्वेश्चन में ये कई बार आ जाता है। नीट में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है। सो बच्चों, वी आर टॉकिंग अबाउट EcoR1। ये ऑलवेज GATTC जो अपन ने यहाँ पर सीक्वेंस लिखा हुआ है ना, GAATTC, इस सीक्वेंस को ही रीड करता है, रिकॉग्नाइज करता है, और G और A के बीच में ही बोथ स्टैंड पर कट लगाता है। तो A और G पर इसने यहाँ पर कट लगा दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक। कौन सा एंजाइम, EcoR1 एंजाइम। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये डीएनए की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को कट करना इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उनको डिवाइड करना। ओके, सो हियर एंडोन्यूक्लियस इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल टेक ORI। ये भी एक ORI को वैसे तो अपन ने थोड़ा सा डिस्कस कर ही लिया था, थोड़ा और कर लेंगे, है ना। So what is ORI? Origin of replication। So students, all DNA या क्रोमोजोम की सीक्वेंसेस में कहना चाहिए अपने को, सम वन स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अपन ने चैप्टर 6 में भी बहुत अच्छे से इसको रीड किया था कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, वहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है डीएनए में। सो ORI मीन्स द sequence of DNA from where replication begins। so if हम किसी फॉरिजन डीएनए को जोड़ना चाह रहे हैं, लाइगेज करना चाहते हैं, तो किसी भी डिजायरेबल डीएनए की फॉर्मेशन के लिए उसे कनेक्ट करेंगे
ORI पर, बट वाई, क्यों करेंगे भाई? बिकॉज जब होस्ट के अंदर अपने डिजायरेबल DNA को अपन इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐसे प्लेस पर ही इंट्रोड्यूस करना बेटर रहेगा जहाँ पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो सके या कर सके, ताकि मल्टीपल कॉपीज बना सके वो DNA। सो बच्चों, एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग। आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है चैप्टर फर्स्ट में या सेकंड में भी दे रखा है। कॉपीज ऑफ डिजायरेबल DNA या जीन, किसी भी डिजायरेबल जीन या DNA की मल्टीपल कॉपीज ऑब्टेन करना चाहते हैं, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोनिंग। इसके लिए एक वेक्टर की भी नीड होती है, बट वेक्टर को अपन यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। वेक्टर के लिए अपन एक अलग पार्ट बनाएंगे उसका, क्योंकि वेक्टर को भी अपन को यहाँ पर बहुत डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा। अब अपन यहाँ पर लेंगे DNA लाइगेज। भाई अपन ने कट कर लिया, स्पेसिफिक साइट पर उसको अब जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे? उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए पड़ेगा ना। अपन गम वगैरह से, फेविकॉल से कोई चीज़ जोड़ते हैं ना, पेस्ट करते हैं। ऐसे ही एक DNA लाइगेज एंजाइम है। ये एक ऐसा एंजाइम है जो फॉरिजन कहना चाहिए या जो DNA है को वेक्टर DNA में इंट्रोड्यूस कराता है, चिपकाता है। जैसे अभी मैंने कहा ना, फेविकॉल से अपन कोई चीज़ को चिपका देते हैं, ऐसे ही चिपकाता है। सो बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को आखिर डिस्कवर किसने किया था, ये भी अपने को पता होना चाहिए, है ना। तो ये भी एक मतलब अपन को ज़रूरी है, नीट वगैरह के पर्पज से अपन देखें। बेसिकली 2 साइंटिस्ट का नेम अपने NCERT में आता है। कौन कौन से साइंटिस्ट हैं? स्टैनले कोहेन। 2 साइंटिस्ट के नेम यहाँ पर आते हैं, स्टैनले कोहेन और नेक्स्ट आता है किसका आता है, हर्बर्ट बोयर। ये 2 साइंटिस्ट हैं जिनके नेम अपने NCERT में दिए हुए हैं। स्टैनले, कौन कौन से आ गए? स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, ठीक है ना। इन 1972 में इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया था। इन्होंने एक बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, इसका एक नेम था, जो प्लाज्मिड था, उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को लाइगेज या इंट्रोड्यूस कराया था। लाइगेज मीन्स जोड़ना, है ना। तो DNA लाइगेज की हेल्प से करवाया था इसको। बट कट किसकी हेल्प से किया था? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से किया था। एज अ रिजल्ट एक DNA फॉर्म हुआ। वी आर कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट DNA। रिकॉम्बिनेंट DNA अपने पास एक फॉरिजन DNA है। फॉर एग्जाम्पल, ये अपने पास एक फॉरिजन DNA है, ये प्लाज्मिड है अपने पास, ठीक है। अब जो फॉरिजन DNA अपने पास है, और इसे एक वेक्टर DNA भी अपन कहते हैं, किसको? प्लाज्मिड को, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, वेक्टर वो है जो हमारे अंदर डिजायरेबल DNA को होस्ट तक पहुंचाता है ना। प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया है, उसके पास एक सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA इस तरह का होता है, आपने देखा होगा, इस तरह का सर्कुलर DNA प्रेजेंट होता है। अब अपन ने देखा यहाँ पर, सो वेरी फर्स्ट हमने डिजायरेबल DNA के सीक्वेंस को कट किया, किसकी हेल्प से? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। सो फिर अपन ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प ली ना, तो ये कट लगा दिया, समझ लीजिए। फिर हमने क्या किया, इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से जो DNA अपन ने कट किया है, उसके फिलामेंट को किसमें इंट्रोड्यूस कराया? प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करा दिया। अब प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस तब कराएंगे जब प्लाज्मिड को भी यहाँ से कट लगाना पड़ेगा। तो इसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से अपन इस प्लाज्मिड के DNA पर डिजायरेबल जीन को मतलब इसको कट कर देंगे, और DNA लाइगेज की हेल्प से अपने डिजायरेबल जीन को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। जैसे ही DNA या जीन को प्लाज्मिड की में इंट्रोड्यूस करेंगे, इट हैज़ बिकम रिकॉम्बिनेंट DNA। रिकॉम्बिनेंट DNA में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? रिकॉम्बिनेंट DNA को होस्ट सेल में जैसे ही इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपन, ये वहाँ जाकर
क्लोनिंग करने लगेगा। क्लोनिंग करने लगेगा मीन्स अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाने लगेगा और उसकी कहना चाहिए अपने को प्रोजेनी में डिजायरेबल जीन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। यही मॉलिक्यूलर सीजर या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होता तो क्या होता? ये प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं होता। तो बच्चों अपन ने यहाँ पर देख लिया कि डिजायरेबल जीन नहीं होता तो क्या होता? ये प्रोसेस वहाँ पर कंप्लीट हो ही नहीं पाता। मीन्स रेस्ट्रिक्शन जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम प्रॉपर वहाँ पर करवा ही नहीं पाते। सो बच्चों वी शुड नो दैट सबसे पहले अपन ने बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कौन करता है? बैक्टीरियोफेज। सो बैक्टीरिया है वो सेम केमिकल्स को सिक्रीट कर रहे थे, बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा था। इसमें इट मीन क्या हुआ यहाँ पर? ये बैक्टीरियोफेज क्या है? ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। अपन कई बार इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं, 11th में भी पढ़ा है। बट जैसे ही ये बैक्टीरिया पर अटैक करने गया तो वो क्या हुआ? मर गया। रीज़न इज दैट, क्या रीज़न था? बैक्टीरिया ने जो केमिकल सिक्रीट किया था या सिंथेसाइज किया उससे उस बैक्टीरियोफेज की डेथ हो गई। मीन्स केमिकल बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ होने ही नहीं देता, इनहिबिट कर देता है। मीन्स ये केमिकल बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ होने से रोक देता है। सो दीज वर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बिकॉज ये स्पेसिफिक साइट पर ही कट करते हैं, है ना, और वायरस की ग्रोथ को रोक देते हैं, है ना। अब ये चीज़ मुझे लगता है आई थिंक बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके आगे का अब अपन यहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल वगैरह है जो अपन इस पार्ट में नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यदि ये आपको अच्छे से समझ आ गया हो, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, है ना, कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। एंड डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।